चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा, एक बार बंद। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास नोट्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बीपी का है, अभी हम बीपी पे आए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कंप्यूट द पीवी रेशो। क्या निकालना है? पीवी रेशो निकालना है। 4 केस दे रखे हैं आपको। अच्छा केस नंबर ए की बात करें, देखना भैया सॉल्यूशन। केस नंबर ए के अंदर पीवी रेशो कैसे निकालेंगे बताइए। अच्छा डेटा आपको क्या दे रखा है? ये आपको पर यूनिट दे रखा है सेल प्राइस, और ये क्या दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए क्या ऐसे लिख सकते हैं? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और डिवाइड क्या करते हैं? सेल प्राइस पर यूनिट, और इनटू क्या करते हैं? 100 करते हैं, तो पी रेशो आ जाएगा। अच्छा सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा लास्ट क्लास में हमने ये डिटेल कर लिया था कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का यूज करें या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप लेते हैं तो सेल प्राइस भी क्या लेना पड़ेगा? पर यूनिट लेना पड़ेगा। अच्छा 18 माइनस क्या करेंगे? 18 - 12 करेंगे तो ये 6 रुपीज आएगा। डिवाइड बाई 18 करेंगे इंटू 100, तो बताइए कितना आ गया? बोलिए। तो ये आपका आ गया 33.33%। अच्छा ये 33.33% जो आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 1/3, 33.33% हमारा क्या बनेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्योंकि पीवी रेशो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका पहला आंसर है। अच्छा आंसर नंबर बी की बात करें, ये आपका नंबर ए था। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? बी की बात कर रहे हैं। अच्छा बी वाले केस में देखना आपको क्या दे रखा है। आपको टोटल सेल दे रखा है 60,000 रुपए का, और कितनी क्वांटिटी दे रखी है आपको? 1,000 क्वांटिटी का सेल दे रखा है 60,000। आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 45 रुपए। तो एक काम करिएगा, पीवी रेशो निकालना है। क्या निकालना है? पीवी रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो में क्या हम लिख सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। क्या लिख सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इंटू 100। अच्छा बताइए, एक या दो लाइन छोड़ के लिखना। बताइए आपके पास टोटल सेल कितनी दे रखी है? अच्छा टोटल सेल अगर वैल्यू की बात करें, ये आपको 60,000 दे रखी है। अच्छा टोटल सेल में से क्या माइनस करेंगे? टोटल सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बताइए आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट दे रही है 45 रुपए पर यूनिट, 45। क्या आप 60,000 में से 45 माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बेस और भी इक्वल। अच्छा 60,000 कितनी क्वांटिटी की है? 1,000 की। तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल निकालना पड़ेगा। 1,000 इंटू 45 कर देंगे, तो बताइए बेटे कितना आया? तो ये आपके पास 45,000 रुपये आ गया। अच्छा माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आएगा 15,000। अच्छा 15,000 अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है, 15,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है, डिवाइड बाई सेल करेंगे 60,000, इंटू 100 कर देंगे, तो बताइए कितना परसेंट आ गया? तो ये आपका आ गया 25%। इसका मतलब अब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सेल का क्या होगा? 25% होगा। दोनों एक बार नोट करिए। ग्रुप 1 के अंदर पीवी रेशो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए अभी एक एडवांस क्वेश्चन कराने का कोशिश करूंगा आज मैं आपको। देखना वहां पर किस लेवल पर आपको लेके जाएंगे। तो देखो भैया पीवी रेशो के बारे में पता है ना, मैं कह रहा हूं कैसा भी डेटा दे दे हमें, मुझे दो चीजें चाहिए। एक क्या चाहिए? कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या चाहिए? सेल। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर टोटल में है तो सेल भी क्या? टोटल। कॉन्ट्रीब्यूशन पर नेट है तो सेल भी क्या? पर नेट। बेस शुड भी इक्वल। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसका बेस हमेशा क्या रखेंगे? इक्वल रखेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है 2-4 साल का, उसका केजी है 6 kg, उसमें वजन है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि इसकी कुश्ती लड़वाई जाए, पहलवानी में डालना है, और इसके सामने जो पहलवान आया बेटे वो 50 kg का पहलवान उतार दिया गया। बताओ कौन जीतेगा? 6 kg का पहलवान है और एक क्या है? 50 kg का पहलवान है, कौन जीतेगा? इसमें सोचना पड़ेगा क्या?
अरे कोई भी 50 kg वाला पहलवान उठा के भग जाएगा इसको, इसमें क्या सोचना है। आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई जीतेगा। आप बोले सर ये तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, आप इसे रिजल्ट मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बेस क्या है, अनइक्वल। तो कोई भी अगर रिजल्ट चाहिए तो बेस क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। या तो दोनों 6 किलो का लेके आओ, या दोनों क्या करो 50 kg का, क्योंकि पहलवानी केजी के हिसाब से होती है, वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से नहीं होती है। किसमें कितना वजन है वो देखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये आपका नंबर बी भी हो गया। अब नंबर सी देखिएगा बेटे ध्यान से। नंबर सी में क्या कह रहे हैं, आपकी टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल 5 लाख है। अच्छा आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपकी फिक्स कॉस्ट दे रही है 1 लाख रुपए। आपने अपने बिजनेस में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इसके ऊपर आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और निकालना क्या आपको, निकालना है पीवी रेशो। तो एक काम देखिएगा, एक काम करिएगा, यहां पर आप यहां पर नंबर सी के लिए क्या बनाओ, पहले इनकम स्टेटमेंट क्या बना लो। अच्छा इनकम स्टेटमेंट बनाने का क्या तरीका होता है, कोई बताएगा। वही 4 आइटम लिखने हैं आपको। शुरुआत कैसे करेंगे, सेल वैल्यू से। तो देखिए जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सबसे पहले आपने लिखा सेल। बताइए आपके पास सेल वैल्यू कितना गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है, चेक करके बताइए। 5 लाख रुपए का टोटल सेल आपको दे रखा है। बताइए सेल में से क्या माइनस करेंगे, चेक करके बताओ कितना वेरिएबल कॉस्ट है, दे रखा या नहीं दे रखा। चेक करिए, क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूं, बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना है। केस नंबर ए और बी में दोनों में वेरिएबल कॉस्ट का इंफॉर्मेशन था, चाहे परनेट हो चाहे टोटल हो, लेकिन यहाँ तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो क्या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताइए कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, यहां से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। बताइए दे रखा है क्या, यस सर फिक्स कॉस्ट दे रखा है कितना, 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है। तो यहां पर लिखेंगे 1 लाख रुपए। अच्छा ये 1 लाख माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। देखो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक शब्द सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, ROI। ROI का पूरा नाम होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या नाम मतलब होता है बेटे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी को ना एक नाम से और जानते हैं, इसी को कहते हैं ROCE। क्या बोलते हैं, ROI का ही दूसरा नाम क्या होता है, ROCE होता है। ये आपने रेशो के चैप्टर में FM में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ते हैं आप +2 के अंदर, रेशो। और रेशो आप पढ़ते हैं कहाँ पर, अकाउंट के साथ पढ़े होंगे आप, या FM के नाम पर कोई एडिशनल कोई बुक मिली होगी आपको, उसमें कैश फ्लो क्या पढ़ाया जाता है, रेशो पढ़ाया जाता है। तो ROI का ही दूसरा नाम होता है ROCE। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं ना इसको बाद में जाके डिस्कस करूंगा, या तो आप इसको FM में सीखेंगे। हमारे यहाँ पर भी ट्रांसफर प्राइस के अंदर इसको डिटेल करते हैं। कहाँ करते हैं, एक चैप्टर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग, उसमें जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो जी, अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है, EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CE। क्या बोलते हैं इसे, CE कहते हैं। तो ये हमारा बन जाता है ROI। क्या बन जाता है, ROI बन जाता है। या फिर आप इसमें फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए बेटे ROI को क्या बोल सकते हैं, ROI का दूसरा नाम क्या होता है, नहीं इसका EBIT का दूसरा नाम क्या होता है, बोलिए। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो मुझे चाहिए क्या, आप बताइए यहां पर जो ये प्रॉफिट आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये ईबीआईटी तो होता है। बताइए बेटा ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ईबीआईटी, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर मेरे पास कैसे भी करके क्या आ जाए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए, तो मेरी बात बन जाएगी। तो आप बताइए, आपके पास क्वेश्चन में आरओआई क्या दे रखा है, 20%, आपको आरओआई दे रखा है 20%, लो बेटा मैंने लिख दिया 20%। बताइए इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसी क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 7,50,000। इसका मतलब क्या है, आपने अपने बिजनेस में, अपने खुद के बिजनेस में 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें आप क्या कमाना चाहते हैं, 20% कमाना चाहते हैं। तो बताइए अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो, तो बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा। तो ये 1.5 लाख कैसे आए बेटे, आपने किया 7,50,000 इंटू 20%। तो बताइए बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आरओआई, कैपिटल एम्प्लॉयड को इंटू क्या कर देंगे, आरओआई। तो ये आपके पास 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 1.5 लाख का प्रॉफिट। एक बार इसको नोट कर दो बस, मैं इसको ज्यादा डिटेल अभी नहीं करूंगा, बाद में डिटेल करूंगा, नोट करिए। क्योंकि अभी डिटेल करने लग गया ना, पूरा 1 घंटा इसी में लग जाएगा, समझाने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट चाहिए। बस आप एक बार इसका फॉर्मूला समझो कि हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 750 का, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम रिटर्न कमाना चाहते हैं 20%। तो वो जो 20% होता है वो प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट कौन सा होता है, ऑपरेटिंग वाला ही, ईबीआईटी होता है। और इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, जो प्रॉफिट होता है वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट, तो कौन सा प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग। तो ये भी ऑपरेटिंग है, वहां भी क्या होता है, ऑपरेटिंग। तो मतलब यहां से हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि हमारे बिजनेस में हम क्या कमा लेंगे, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। इनकम स्टेटमेंट में उठा के लिख दो, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, 1.5 लाख रुपए का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब बताओ बेटे, नोट कर लिया आपने ये सब, करिए जल्दी करिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब समझ में आया आपको, लॉन्ग टर्म फंड यूज इन ऑन बिजनेस, जो आप खुद के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर बिजनेस में पैसा लगाकर जो कमाओगे तो वो बिजनेस का ही प्रॉफिट होता है जी। तो उसे आप नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बताइए बेटे स्टेटमेंट में डाल दीजिए इसको। अब आप बताइए 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ पर डाल दिया, तो बताइए क्या हम इन दोनों को वापस रिवर्स करें, तो क्या यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर में वेरिएबल कॉस्ट भी कितना आ जाएगा, 2.5 लाख रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो बताइए पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया, बोलिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलिएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इनटू 100। बताइए आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी, 1 लाख रुपए की। बताइए आपका प्रॉफिट कितना, 1.5 लाख रुपए का। और मैं आपको बताऊं बेटे, ये बता कौन सा प्रॉफिट होता है, डिजायर्ड प्रॉफिट, कौन सा होता है। तो यहां पर ना डीपी लिखते हैं, डीपी, डीपी का अंदर डिजायर्ड, आप क्या कमाना चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख। अच्छा डिजायर्ड प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय सेल कर देंगे 5 लाख से, इनटू 100 करेंगे। तो बताइए आपका पीवी रेशो कितना आ गया, 50%। तो ये आपका आंसर आ गया 50%। तो बताइए अगर पीवी रेशो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या है, 50% है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कब चेंज आ सकता है और कब चेंज नहीं आएगा। तो याद है आपको सबको कब कब चेंज आ सकता है, पूछ लो एक बार। पीवी रेशो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट बाय डिफॉल्ट
हमेशा क्या होता है, सेम होता है। पीवी रेशो अगर सेम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन अगर नंबर 1, अगर केवल सेल प्राइस में चेंज आ जाए तो पीवी रेशो बदल जाएगा। केवल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ जाए, पीवी रेशो बदल जाएगा। सेल प्राइस में भी चेंज आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज आ जाए, लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं आया। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा सेम प्रपोर्शन, मैं कह रहा हूं सेम प्रपोर्शन में नहीं आया। सेल बढ़ रहा है 10% से, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है 20% से, तब भी पीवी रेशो में चेंज आएगा। लेकिन अगर सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तब पीवी रेशो में चेंज नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट में चेंज होने पर पीवी रेशो में चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी में चेंज होने पर पीवी रेशो में चेंज नहीं आएगा। और जब जब पीवी रेशो सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए डी पार्ट, ये सबने नोट कर लिया। आइए डी पार्ट में आ जाते हैं। देखो भैया, डी पार्ट देखेंगे। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 4 पार्ट बना के उन्होंने एग्जाम में, सीएमए इंटर में, ग्रुप 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट में एक तो आपको फर्स्ट ईयर का डेटा दिया, किसका डेटा दे दिया, और एक आपको सेकेंड ईयर का डेटा दे दिया। और देखो नंबर 1 में सेल दे रहे हैं आपको 80,000 और 90,000। नंबर 2 में क्या दे रहे हैं, नंबर 2 में प्रॉफिट दे रहे हैं आपको 10,000 और 14,000। और क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, पीवी रेशो। तो बताइए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो पीवी रेशो का फॉर्मूला 99% बच्चों को याद होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। बताइए क्या इस वाले एग्जांपल में, केस में, क्या आप कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं क्या? चेक करिए ना, कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्या डायरेक्टली? नहीं आ सकता है। देखो इनडायरेक्ट वे में जाके निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ सकता है। तो क्या आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, whenever data for 2 period is given then we will calculate PV ratio by using change basis। और चेंज में क्या लेंगे, चेंज इन प्रॉफिट। अच्छा सुनिए ना, मैं लिख तो रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट, लेकिन मेरे मन में क्या था, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मैं लिख तो क्या रहा हूं, चेंज इन प्रॉफिट, और यकीन मानिए मेरे दिल में क्या है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ये चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल। बताइए बेटे कितना कितना, चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 14,000 माइनस 10,000, 4,000 का डिफरेंस हुआ, डिवाइड बाई 90,000 माइनस 80,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 4,000 डिवाइड बाई 10,000। तो बताइए बेटे कितना परसेंट आ गया, तो ये आपका 40% आ गया। और लास्ट क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए जो डेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है ना, उनको हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब बारी आपकी है, आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने दिमाग में। अच्छा किसी भी चीज को समझने के ना 2 रास्ते हैं। एक तो आपका दिमाग इतना तेज हो जाए योगा कर करके कि आप एक बार सुने दिमाग में बैठ जाए, लेकिन ये होता है 1-8% बच्चों के साथ। 99% बच्चे प्रोफेशनल कोर्स में होते हैं लेबोरियस वर्क। आपको लेबर वाली मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करते रहे। एक दिन ऐसा होगा वो चीजें आप बार बार लिखते हैं ना, वो जहन में आ जाती है, और जब दिमाग में आ जाती है वो लॉन्ग टर्म रहती है। आपको पूरी जिंदगी याद नहीं रखना, एग्जाम तक याद रखना। कब तक याद रखना है, बस एग्जाम तक। तो तकरीबन 1 साल की मेहनत तो है ही। फाइनल वाले टीचर बताएंगे, मुझे क्या पता। ठीक है जी, आइए हो गया। अब देखिए एक बार ना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 10 रुपए है। लो भैया इसी के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। बताइए ABCDEF कुल मिला के 6 केस दे रखे हैं। अगर मान लो किसी भी केस में सेलिंग प्राइस में चेंज करने के लिए ना कहे तो हम क्या मान के चलेंगे, सेम, अरे कॉन्स्टेंट क्या 10 ही मान के चलेंगे ना, बोलिए ना। अगर किसी भी केस में सेलिंग प्राइस में चेंज करने के लिए ना कहे तो हम सेल प्राइस क्या मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे। लेकिन अगर मान लो केस नंबर ए में वो कह देता है कि सेल प्राइस को 20% से कम कर दो, तो ये केस 1 का या केस 2 का है, केस 1 का। केस 2 में नहीं होगा, केस 1 में चेंज करने के लिए बोला है तो कोई भी केस ओरिजिनल डेटा के साथ, कोई भी केस किसके साथ पढ़ेंगे, ओरिजिनल डेटा के साथ। आप केस नंबर ए को किसके साथ नहीं पढ़ेंगे, केस बी के साथ। सबका केस किसके साथ चलेगा,
ओरिजिनल डेटा के साथ चलेगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है बेटे? 4 रुपए। फिर मेरा वही क्वेश्चन, किसी भी केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज करने के लिए ना कहे तो ये भी हम सेम मान के चलते हैं, 4 रुपए रहेगा हर केस में। लेकिन जहां चेंज करने के लिए कहेगा वहां चेंज कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, निकालना क्या है जी? पीवी रेशो निकालना है हर केस के अंदर। तो देखो भैया, आप आइए पहले पहले किसकी बात करें? गिवन डेटा की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं ना ऐसे ना एक काम करता हूँ, फॉर्मेट बना देता हूँ, ठीक है? आप देख लेना अपने पेज पे कितना आ सकता है। अगर मान लो 3 केस एक साथ आ सकते हैं तो 3 नीचे लिख देंगे, 6 के 6 आ सकते हैं साथ में लिख देंगे। एक तो मेरे पास ओरिजिनल डेटा है, एक मेरे पास केस 1 है, एक मेरे पास केस 2 है, एक केस नंबर 3 है, 4 है, 5 है, फिर 6 है। मैं देख लूंगा यहाँ पर, आप देख लीजिए आपके कितने केस एक साथ आ सकते हैं एक सीक्वेंस में। पहले बताइए बेटे, ओरिजिनल डेटा क्या है आपका? ओरिजिनल डेटा देखो, हमने यहां पर लिखा सेल प्राइस पर यूनिट, बताइए कितना? 10 रुपए। माइनस क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 4 रुपए। तो बताइए बेटे, आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा बेटे ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 6 रुपए। आप बताइए क्या इन्होंने आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो मतलब सेल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। जो भी कैलकुलेशन करनी होगी पर यूनिट के बेस पे करना होगा। क्या पीवी रेशो टोटल अमाउंट देख के निकाला जाता है या पर यूनिट पे भी निकाल सकते हैं? अच्छा, टोटल भी निकाले या पर यूनिट पे, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि क्वांटिटी क्या होती है? कॉमन। अच्छा बताइए, अगर मुझे यहां पर पीवी रेशो निकालना है तो बताओ ना, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। दोस्तों एक बात समझना, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल प्राइस भी क्या है? पर यूनिट ही तो है। तो बताना बेटे, 6 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका 60% आ गया। और अगर पीवी रेशो 60% है तो यकीनी तौर पे बताइएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपका 40% है। ये था मेरा ओरिजिनल डेटा। क्या था बेटे? ओरिजिनल डेटा। अब जैसे जैसे चेंज हो रहा है, चेंज को अप्लाई कर दो। जैसे जैसे वो चेंज करने के लिए बोलेगा उसको क्या कर दो? अप्लाई कर दो। देखिए, हमेशा सबसे पहले ओरिजिनल डेटा पे बात होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर ए। किसकी बात कर रहे हैं? केस नंबर ए की बात कर रहे हैं। फिर हम किसकी बात करेंगे? केस नंबर बी की बात करेंगे। आप बताओ, ये केस नंबर एक किसके साथ देखेंगे? ओरिजिनल डेटा के साथ। और जब मैं केस नंबर बी की बात करूंगा तो उसको भी किसके साथ देखूंगा? ओरिजिनल डेटा के साथ। क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, एक लड़का अभी कुआरा बैठा था अपने घर, उसके रिश्ते आ गए 2, तो आप बताइए पहले वो किसको देखने जाएगा? केस ए के साथ जाएगा। ओरिजिनली वो खुद है, वो केस ए के साथ गया। क्या वो 2 लड़कियां जो अलग अलग परिवार से रिश्ते आए हैं, क्या उन दोनों का आपस में कोई चक्कर है? उनका कोई संबंध है क्या आपस में? नहीं। क्या ऐसा होगा कि केस ए देखेंगे तभी केस बी देखेंगे? नहीं। ये केस अलग है और ये केस क्या है? अलग है। पहले आप एक लड़की को देख के आइए, समझ में आ जाए आगे मत बढ़िए, नहीं समझ में आए तो आगे बढ़िए, फिर उनको देखने चाहिए। लेकिन क्या ये केस बी वाले कहेंगे भैया आप तो केस ए देख के आए हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे? क्या मतलब है? अच्छा, 22 कर लेना भैया, लड़की अगर देखने गई है तो पहले एक लड़की को देखने जाएगी, फिर दूसरे से मिलने जाएगी, जहां जाके बात बनेगी अप्लाई कर देंगे। लेकिन वो अप्लाई करने वाली बात तो डिसीजन मेकिंग है। उन्होंने डिसीजन थोड़ी पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? पीवी रेशो निकालो अलग अलग केस में। अब बताइए केस नंबर ए में क्या हुआ? इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई कितना बेटे? 20%। अच्छा बताइए, आपका पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 10। देखो मैंने 10 ही लिखा है बेटे। मैं हर केस में क्या लिखते चल रहा हूं? मैं हर केस में 10 ही लिखूंगा, क्योंकि सेल प्राइस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन केस नंबर ए ने क्या बोल दिया? हम सेलिंग प्राइस को क्या करना चाहते हैं? 20% से कम करना चाहते हैं। तो माइनस क्या कर दो? माइनस कर दो 20%। तो बताइए नया सेल प्राइस क्या आएगा? 8 रुपए। क्या सेल प्राइस के कम होने पर क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज होगा? भैया उससे क्या संबंध उसका? अच्छा ऐसे समझो, 1 यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 4 रुपए है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, बनाने के बाद सेल करेंगे।
अच्छा, बनाने के बाद आपने उसको जीरो में बेच दिया तो क्या आप ये कह देंगे कि बनाने में भी जीरो लगा था? अरे मटेरियल लेबर ओवरहेड तो उतना ही लगेगा ना, चाहे जीरो में बेचो, चाहे 10 में बेचो, चाहे 9 में बेचो। तो सेल प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पहले भी 4 था, अभी भी क्या होगा? 4 होगा। बताइए नया कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 4 आएगा। तो बताइए अगर पीवी रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? 4/8 कितना हुआ जी? 50%। तो बताइए पीवी रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी क्या है? 50% है। तो बताइए पहले वाला केस प्रूव हुआ नहीं हुआ? सेल प्राइस में चेंज होने पर पीवी रेशियो में चेंज हो जाता है। नोट करते जाएंगे। बेटा आपके पास साइड में जगह थी ना, आप इधर लिख सकते थे। अच्छा ठीक है। इसी के देखो बार बार नहीं लिखना पड़ता ना, सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो, एक बार लिखने से काम चल जाएगा, साथ लिखोगे तो नहीं। बार बार सेल प्राइस, बार बार वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, अलग अलग कर सकते हैं। अब बताइए बेटे, अब केस नंबर 1 खत्म हो गया बेटे, इसका कोई लेना देना नहीं। अब जब आप केस बी में जाएंगे तो एक ही तरफ नहीं देखेंगे। अच्छा अब देखिए ना, लड़का पहले लड़की 1 को देखने गया, जब वो दूसरी लड़की को देखने जाएगा तो क्या पहले वाली लड़की को साथ लेके जाएगा? मार नहीं खाएगा? वो बोलेगी मुझे देखने आए थे, उसे देखने आए थे, मेरे को देखने आए थे तो उसके पास क्यों जा रहे हो? अगर उसे ही देखना था तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो? चिढ़ाने के लिए। केस बी क्या कहेगा? भैया केस ए की बात मेरे से मत करना, मैं अपनी बात करूंगा। केस बी क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, केस बी क्या कह रहा है? इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%। अब उन्होंने क्या कर दिया बेटे? सेल प्राइस देखो 10 रुपए, 8 वाला नहीं लेंगे प्लीज बेटे, मैं कह रहा हूं अब केस ए का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो अगर सेल प्राइस को घटाने की बजाय क्या कर दे? 20% से बढ़ा दे तो बताइए बेटे कितना होगा? 12। बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तब बताइए कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 8 आएगा। तब बताइए पीवी रेशो क्या होगा? 8/12। परसेंटेज में निकालिए तो ये आएगा 66.67% कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो आएगा 33.33%। बोलिए हाँ या ना? बात समझ में आई? यहां से हमें क्या बात समझ में आती है? सेल प्राइस के घटाने पर और सेल प्राइस के बढ़ाने पर पीवी रेशो चेंज होगा ही होगा। रीजन क्या है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में चेंज आ गया। जब जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज होगा तब तब पीवी रेशो चेंज होगा। अब देखो बेटा, ना तो केस ए की बात करेंगे ना केस बी की बात करेंगे, दोनों खत्म हो गए। अब आइए केस नंबर सी पे। क्या कह रहे हैं जी? केस नंबर सी में कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाई 25% और डी में क्या कह रहे हैं? इंक्रीज बाई 25%। दोनों को एक साथ ले लेते हैं। देखो भैया, ये केस नंबर सी है और ये केस नंबर क्या है? डी है। बताइए क्या इन्होंने सेल प्राइस में चेंज बोला है क्या? बताओ सेल प्राइस क्या लूं? 12 लूं, 8 लूं या 10 लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा। वेरी गुड, ये बात सही बोली आपने, सेल प्राइस 10 लेना पड़ेगा। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था? 4, आगे भी क्या रहना चाहिए था? 4। लेकिन केस नंबर सी में क्या कह रहे हैं? सेल प्राइस को क्या कर दो, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाई 25% क्या कर दो? कम कर दो। लो भैया 4 - 25%, तो नया वेरिएबल कॉस्ट आएगा 3 रुपए। और इस वाले केस में क्या कर दो? 25% बढ़ा दो तो यहां पर आएगा 5 रुपए। डायरेक्टली आंसर देना। बताइए पीवी रेशो वही रहेगा 60% या बदलेगा? बदलेगा, कंफर्म बदलेगा। प्रूव कर देते हैं। बताइए कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 7 और यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 5। देखो ओरिजिनल पीवी रेशो ये बेटे आपका 60% है, ठीक है? तो यहां पर आएगा 7/10, कितना आ गया? तो 70% पीवी रेशो मीन्स 30% वेरिएबल कॉस्ट रेशो। और इस वाले केस में अगर देखेंगे 5/10 तो ये कितना आ गया? 50%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या आएगा? 50% आएगा। तो मैंने तो लास्ट क्लास में आपको नोट में भी लिखवा दिया था बेटे, जब जब सेल प्राइस में चेंज आ जाए पीवी रेशो बदलेगा, जब जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ जाए पीवी रेशो बदलेगा। आपके सामने एग्जांपल है साहब, ये वेरीफाई हो गए। बातें बातें क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। अब हमारे पास कुल मिला के कितने केस हो गए? ए बी सी और डी, चारों केस में आपका पीवी रेशो बदला है। ठीक है, क्यों बदला है? या तो सेल प्राइस कम कर रहे थे या सेल प्राइस
बढ़ा रहे थे, या तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। अब लास्ट वाले दो केस डायरेक्टली आंसर देना है, डायरेक्टली आंसर देना है, ध्यान दीजिए। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर रिड्यूस बाई, सेलिंग प्राइस तो 20% से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितने से, 25% से रिड्यूस हो रहा है। बताइए पीवी रेशो बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां पर ऐसा होता कि सेल प्राइस भी 20 से और वेरिएबल कॉस्ट भी किससे, 20% से, तब पीवी रेशो में चेंज नहीं आता, और इसका एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अच्छा, ये तो रिड्यूस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंक्रीज के बारे में। तो केस नंबर ई और एफ एक साथ लेके चल पड़ते हैं। केस नंबर ई देखेंगे और केस नंबर एफ देख लेंगे। देखिए बेटे, यहां लिखेंगे केस नंबर ई और यहां क्या लिखेंगे, केस नंबर एफ लिखेंगे। बताइए पहले आपका सेल प्राइस क्या था, 10, अभी भी 10 रहना चाहिए था। पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट की थी 4, अभी भी क्या रहनी चाहिए थी, 4। लेकिन बताइए केस नंबर ई में क्या बोल दिया, सेल प्राइस तो 20% से कम कर दो, तो ये तो आ जाएगा 8 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट 25% से कम कर दो, तो ये आ जाएगा 3 रुपए। ठीक है, तो बताइए आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5 रुपए। और केस नंबर ई के मुकाबले एफ क्या कह रहा है, बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो इन्होंने बोला सेल प्राइस तो 20% से बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 12 रुपए, और इसको 25% से बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 5 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 7 रुपए। तो देखो ना, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए नहीं रुक पाया, तो जब जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदलेगा पीवी रेशो बदलेगा। तो यहां बोलिए 5/8, बोलिए कितना आएगा, 62.5%। अगर पीवी रेशो 62.5% है, तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो होगा 37.5%। इधर अगर हम बात करें 7/12, तो ये आ रहा है 58.3%। तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या आ जाएगा, 41.7%, 41.7%। अब एक बार इसको थोड़ा एनालाइज कर लो 1 मिनट, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। मुझे लगता है कि पीवी रेशो के बारे में हमने बहुत डिटेल बात कर ली है, और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या पीवी रेशो में, ऑनलाइन बेटे आप बताना, राधिका सोनी जी, क्या पीवी रेशो में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। तो क्या हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आप जी। सहमति दे रहे हैं तो। जी। नोट कर लिया सबने, करिए जल्दी करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे, कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे
ब्रेक इवन सेल कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बीईपी, इसका पूरा नाम होता है ब्रेक इवन सेल। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट बोलो, चलो लो एक बार पॉइंट बोल दो, तो इसे बोलते हैं बीईपी। क्या बोलते हैं? लेकिन बेसिकली इसका नाम होता है ब्रेक इवन सेल। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल। बिना इस कॉन्सेप्ट के इस चैप्टर का बात ही नहीं कर सकते हम। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो ब्रेक इवन के बारे में आपसे पूछता ही पूछता है। अच्छा, ब्रेक इवन सेल को इस चैप्टर में 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4 पार्ट में बांटा गया है। तो 4 बार डिस्कस करना पड़ेगा इसके बारे में। कितने बार डिस्कस करना पड़ेगा? 4 बार। देखो, एक तो सिंपली कहते हैं ब्रेक इवन सेल निकालो। क्या निकालो? सिंपली वो आपसे कह देंगे नंबर 1, भैया आप ब्रेक इवन सेल निकालो। अच्छा आप मुझे बताना, ये जो ब्रेक इवन सेल निकाली जाती है, मतलब सेल ही तो निकाल लेना, सेल निकालनी है, नाम ब्रेक इवन दे दिया, मुझे नहीं पता क्या है ये, बस आप ये बताइए सेल तो है ना। अच्छा, सेल क्वांटिटी में निकाली जाती है, वैल्यू में निकाली जाती है, दोनों में निकाल सकते हैं। सेल किस में निकालते हैं, वैल्यू में या क्वांटिटी में? आपने कई बार दुकान वाले सुना होगा, अरे यार आज तो मैंने 1000 जोड़ी बेच दी, आज तो मैंने 1000 रजिस्टर बेच दिए, तो ये तो क्वांटिटी है। और अगर वैल्यू की बात करें तो क्या बोलते हैं, आज मैंने 1 लाख रुपए की सेल कर दी, 10 लाख की सेल कर दी। तो ये जो ब्रेक इवन आता है ना, ये जो ब्रेक इवन आता है, ये इन वैल्यू एंड इन क्वांटिटी दोनों में आ सकता है जी। वैल्यू में भी आ सकता है और किस में आ सकता है? क्वांटिटी में भी आ सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे एक तो हम ये कहें कि भैया हमने इस साल 1000 स्टूडेंट पढ़ा दिए, ये तो हो गया क्वांटिटी में। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, इस साल हमने 2 करोड़ रुपए के स्टूडेंट पढ़ा दिए, 2 करोड़ रुपए के, तो ये क्या है? वैल्यू। तो सेल जो होती है ये क्वांटिटी में भी आती है और वैल्यू में भी आती है। जैसे आपने लास्ट की क्लासेस में बहुत सारे एग्जांपल किए थे, सेल क्वांटिटी 1000, वैल्यू 10,000 दिखा रहे थे, सेल क्वांटिटी 50,000, वैल्यू 5 लाख दिखा रहे थे। तो वो जो क्वांटिटी था वो सेल क्वांटिटी है, और वैल्यू था वो किसे क्या बोलेंगे? सेल वैल्यू। ऐसे ही ब्रेक इवन सेल भी जो होता है ना, वो क्वांटिटी एंड इन वैल्यू दोनों में आ सकता है, लेकिन उसके केस कितने? 4। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है कैश बीईपी। क्या होता है बेटे? कैश बीईपी निकालिए। तीसरा होता है कंपोजिट बीईपी, निकालिए कंपोजिट बीईपी। और लास्ट जो इसमें आता है डी नंबर आता है बीईपी इन केस ऑफ मर्जर, निकालिए बीईपी इन केस ऑफ मर्जर के केस में बीईपी निकालिए, बीईपी इन केस ऑफ मर्जर। तो क्यों चारों को एक साथ करा दें या एक एक करके डिस्कस करें? बोलिए क्या करें, चारों को एक साथ या एक एक करके? अच्छा, जो बच्चा कह रहा है ना एक साथ करा दो, तो इसी के ऊपर मान लो इस पैनल के 4 पार्ट बना दिए जाएं। एक मास्टर क्वेश्चन पढ़ा रहा है, एक वही मास्टर यहीं खड़े टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, लो पढ़ा रहे हैं, एक साथ क्लास चल रही चारों। कैसा लगेगा? समझ में नहीं आएगा। तो चारों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी कंडीशन है कैलकुलेट करने की। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीपी होता क्या है, व्हाट इज बीपी। हेडिंग लिखना, व्हाट इज बीपी। नंबर 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर 1 की। इसको चला रहे हैं पहले। बीईपी, वो इसमें लिखना भैया बीपी होता क्या है? नंबर 1 लिखना जी। बीपी सेल रिप्रेजेंट the volume of sales at which company earn no profit। बीपी सेल का वो लेवल होता है जहां पर कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाती। एंड इनकरिंग
एंड इनकरिंग नो लॉस। ना तो कंपनी का प्रॉफिट होता है, ना ही कंपनी का लॉस होता है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार हो सकता है सुना, नहीं सुना, या सुनेंगे आप किसी दुकान पे जाएं और आप कहें सेठ जी आप बताइए आपने कितना सेल कर दिया। वो ये कह रहा है भैया इतना सेल हो रहा है कि ना तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना लॉस हो रहा है, मतलब जितना हम कॉस्ट लगा रहे थे ना उतना हमारी रिकवरी हो गई। तो जितना कॉस्ट हम लगा दें उतना क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए, उस लेवल को ब्रेक इवन कहते हैं। उस लेवल क्या कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक इवन सेल। क्या बोलते हैं उसे, ब्रेक इवन सेल कहते हैं। इसका ऑनर नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं, नंबर 2 में लिख सकते हैं एट बीपी सेल, ब्रेक इवन सेल पर, एट बीपी सेल आपकी जो टोटल सेल होती है ना, आपकी जो टोटल सेल होती है वो हमेशा हमेशा बराबर होगी टोटल कॉस्ट के। बोलिए हाँ या ना भाई। जब आप ये कहते हैं ना ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो जितना आपने कॉस्ट लगाया उतना कॉस्ट का रिकवरी हो गया। इसका ना P&L आपके क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। देन हम क्या कह सकते हैं बेटे, देन हम 3 नंबर पे क्या कह सकते हैं, एट बीपी हमेशा याद रखना, एट बीपी कंट्रीब्यूशन हमेशा किसके बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आपका हमेशा किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। मतलब आप इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे, मींस आप इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे वो आपकी किसकी रिकवरी करा देगा, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करा देगा। आप बताइए सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तब क्या आता है कंट्रीब्यूशन। मान लो फिक्स कॉस्ट 3000 है तो कंट्रीब्यूशन भी कितना आ जाए 3000। तो कंट्रीब्यूशन 3000 में से अगर 3000 फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, जीरो। तो टोटल सेल का वो लेवल जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाए, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए, उस लेवल ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, बीपी सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीपी सेल। अच्छा, कोई भी कंपनी जब काम शुरू करती है, जब कोई आप इंडिविजुअल आप अपना काम शुरू करते हैं तो क्या आप चाहते हैं, प्रॉफिट कमाए या पहले बीपी पे आ जाए। हर आदमी चाहेगा कैसे भी करके जल्दी से करके किस पे पहुंच जाए, बीपी पे। मतलब बीपी पे पहुंचने का मतलब होता है कि आपने जो कॉस्ट लगा रखी है उसकी क्या हो गई, रिकवरी हो गई। बीपी पे आने के बाद ही प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं, ब्रेक इवन का, ब्रेक इवन सेल। ठीक है, जैसे जिन दिनों में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो जितना मेरा रूम का रेंट जा रहा था, जितना मेरा खाने पीने का खर्चा आ रहा था ना, उतना ही मैं कमा रहा था। तो घर वालों का एक बार फोन आया कि बेटे तुमने कमाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा यस। तुम्हारी सेल होनी शुरू हो गई है। मैंने कहा यस, सेल तो हो रही है। तो तुम भेज क्यों नहीं रहे, कुछ पैसे घर पे भेजो ताकि घर चले। मैंने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी अभी मैं उतना ही सेल कर पा रहा हूं जिसमें मेरा सारा कॉस्ट क्या हो रहा है, मीट आउट हो रहा है, रिकवर हो रहा है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मेरा प्रॉफिट अभी क्या रहा है, जीरो। तो जब तक मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा आगे कैसे भेजूंगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, घर पे कैसे पैसे ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब पहले मैं किस लेवल पे पहुंचा, बीपी पे। 2-4 महीने के बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा बीपी क्रॉस कर गया, और बीपी के बाद क्या हो गया, मैं प्रॉफिट कमाने लग गया। फिर मैंने पहली जब किस्त घर पे भेजी होगी तो देखिए पेरेंट्स कितना खुश होते हैं। तो पेरेंट्स ना एक तो खुश होते हैं कि वो पैसा नहीं मंगवा रहा हमसे, चलो ठीक है दे नहीं रहा लेकिन घर से नहीं मंगवा रहा, तो वो तो है बीपी का लेवल। ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो, खत्म। मतलब जितना खा पा रहे हो उतना ही क्या कर रहे हो, कमा रहे हो। लेकिन जैसे ही आपके खर्चों से आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, और ज्यादा आने लग जाए, तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल किसकी बात कर रहे थे, बीपी की। नंबर 4 में लिखेंगे द पर्पज ऑफ बीपी, बीपी का पर्पज क्या है, इज टू रिकवर, द पर्पज ऑफ बीपी इज टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। लो भैया, बीपी का पर्पज क्या होता है, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करना। और मैं कहता हूं बस इसी बात को याद कर लो, बीपी खत्म हो जाएगा। द पर्पज ऑफ बीपी इज टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। आप ये नहीं कहेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी नहीं कराओगे। अरे मेरे भाई, जब फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो जाएगी तो क्या वेरिएबल कॉस्ट की नहीं हो चुकी होगी।
आप बताओ सेल में से पहले क्या माइनस करते हैं और उसके बाद क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट भी अगर रिकवर हो जाए तो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी तो तब होगी ना जब वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी हो चुकी होगी। मैंने क्या कहा? कंट्रीब्यूशन किसके बराबर? फिक्स कॉस्ट के बराबर। कंट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अरे तो भैया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तभी क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। और अगर वो कंट्रीब्यूशन किसकी और रिकवरी करा दे? फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करा दे, समझ ना आपकी सारी कॉस्ट क्या हो गई? रिकवर हो गई। नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जांपल देखना, 5 नंबर में क्या लिखेंगे? एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। देखो मान लो आप 1000 क्वांटिटी सोल्ड करते हो। कितनी सोल्ड करते हो? 1000 यूनिट। सबसे पहले क्या लिखते हो? सेल। ठीक है। अच्छा एक काम करना, फॉर्मेट बना लो ना, पर यूनिट एंड टोटल। यहां पर लिख लो पर यूनिट और यहां क्या लिखेंगे? टोटल। अच्छा 1 यूनिट का मान लो सेल प्राइस आपका 10 रुपए का है। कितने का है? 10 रुपए का। एक मिनट, 1 यूनिट का सेल प्राइस कितना है? 10 रुपए का। तो बताइए 1000 क्वांटिटी का सेल क्या होगा? 1000 क्वांटिटी का सेल होगा 10,000 माइनस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। बताइए बेटे कितना? मान लो 6 रुपए है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 6000। तो बताइए आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 4 और टोटल कितना? 4000। और माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट। मान लीजिए आपकी फिक्स कॉस्ट 3000 है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3000। तो बताइए आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है? 1000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन, ये जो सेल क्वांटिटी है, ये जो सेल क्वांटिटी है 1000, या आपकी जो सेल वैल्यू है, ये जो सेल वैल्यू है 10,000, क्या ये बीपी सेल है या नहीं? बोलिए। मैंने 1000 क्वांटिटी सोल्ड किया, या ऐसे बोल दो कि मैंने 10,000 रुपए की सेल की, तो बताओ क्या ये बीपी है या ये बीपी नहीं है? अच्छा ये बीपी कब होता है? जब आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? 0। ये बीपी कब होता है? जब ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल। और जिस दिन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी प्रॉफिट क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसमें से बीपी निकालना पड़ेगा। तो ये सेल कौन सी है? टोटल सेल। ये क्या है जी? आपकी टोटल सेल है। अब इसमें से कैसे बीपी निकालते हैं, कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में डिस्कस करें। लिख लेना, दिस सेल इज नॉट बीपी सेल। दिस सेल इज नॉट बीपी सेल, इट इज टोटल सेल। ये बीपी सेल नहीं है बल्कि क्या है? टोटल सेल।